मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब चैप्टर 3 धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लास आपका क्लास या 10th का वीडियो है, क्लास 10th साइंस है और यह केमिस्ट्री का भाग है। किसका भाग है? केमिस्ट्री का भाग है। यहाँ से देखिए, अब आपके पास हम जानते क्या है कि यह जो पहले इसके बारे में देख ले, जो धातु अधातु ये चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके पास वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो इस बार आपके पास रिड्यूस किए गए या हटाए गए हैं। उस टॉपिक को यहाँ पर या इस वीडियो में पढ़ाया नहीं जाएगा। आइए देखते हैं कहां से यह होगा। यह आपके पास स्टार्ट होता है धातुओं की प्राप्ति से। कहां से स्टार्ट होता है? धातुओं की प्राप्ति से। धातुओं की प्राप्ति। देखिए, इसमें से हटाए गए टॉपिक क्या है कि धातुओं का रासायनिक गुणधर्म, धातुओं का भौतिक गुणधर्म और आणविक यौगिकों का गुणधर्म। यह चैप्टर को बहुत ब्रॉड बनाता था और इसलिए इसको, क्योंकि ये 30% रिड्यूस किया गया है इस बार, तो इसमें यह है नहीं। अब है कहां से? धातुओं की प्राप्ति से। अब देखिए, धातुओं की प्राप्ति क्या होती है। धातुओं की प्राप्ति में सबसे पहला आपके पास टॉपिक आता है खनिज। क्या आता है? खनिज आता है। सबसे पहला आया आपके पास खनिज। और खनिज होता क्या है उसके बारे में। तो खनिज क्या होता है? पृथ्वी की भूपरपटी पर पाए जाने वाले या पृथ्वी की भूपरपटी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी की भूपरपटी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन खनिज कहलाते हैं। खनिज के बाद आपके पास आता है अयस्क। क्या आता है? अयस्क। इसको पार्टनर केवल आपके पास मुख्य हेडिंग है। अयस्क। अयस्क क्या होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वह प्राकृतिक संसाधन जिन्हें प्राप्त करना लाभकारी हो, जिन्हें प्राप्त करना लाभकारी हो, अयस्क कहलाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे प्राकृतिक संसाधन जिन्हें प्राप्त करना लाभकारी हो और जिनकी मात्रा अत्यधिक हो, वह क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, यह सब अयस्क है। और खनिज जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, यह सब खनिज की श्रेणी में आते हैं। तो आइए पहले इनकी परिभाषाओं को नोट करते हैं। क्या होता है? पृथ्वी की भूपरपटी, पृथ्वी की भूपरपटी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी की भूपरपटी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन, पृथ्वी की भूपरपटी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा आपके पास आता है अयस्क। क्या आता है? अयस्क आता है। अयस्क क्या होता है कि पृथ्वी की भूपरपटी पर पाए जाने वाले ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी मात्रा अत्यधिक हो, जिनकी मात्रा अत्यधिक हो, जिनकी मात्रा अत्यधिक हो तथा जिन्हें प्राप्त करना लाभकारी हो, जिन्हें प्राप्त करना क्या हो? लाभकारी हो, अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क
कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं। अब आइए देखते हैं कि धातुओं का सांद्रण, अगली हेडिंग क्या है, या धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण देखिए क्या होता है कि धातुओं का निष्कर्षण के अंतर्गत आपके पास आते हैं कि अधिक सक्रियता श्रेणी वाली धातुएं, मध्य सक्रियता श्रेणी वाली धातुएं और कम सक्रियता श्रेणी वाली धातुएं। देखिए सक्रियता श्रेणी के आधार पर यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास धातुओं को तीन भागों में बांटा गया है। एक आपके पास अधिक सक्रियता श्रेणी वाली धातुएं, दूसरा होता है मध्य सक्रियता श्रेणी वाली धातुएं, थर्ड होता है आपके पास कम सक्रियता श्रेणी वाली धातुएं। तो आइए देखते हैं अधिक सक्रियता श्रेणी वाली धातुएं। देखिए अधिक सक्रियता श्रेणी वाली धातु, अधिक सक्रियता श्रेणी वाली धातु। तो अधिक सक्रियता श्रेणी वाली धातु कौन कौन सी है, इसको देख लेते हैं क्या क्या है। पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो हमने जाना क्या, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है। इनमें देखिए होता क्या है कि इसे हम विद्युत अपघटन विधि द्वारा इसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कौन सी विधि द्वारा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा। विद्युत अपघटन विधि द्वारा इसे हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो यदि अगर क्वेश्चन बन जाए कि विद्युत अपघटन विधि द्वारा किस प्रकार की धातुओं को प्राप्त किया जाता है या किस श्रेणी की धातु को प्राप्त किया जाता है, तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा अधिक सक्रियता श्रेणी वाली धातुओं को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आपके पास आता है मध्य सक्रियता श्रेणी वाली धातुएं। मध्य सक्रियता श्रेणी वाली धातु। तो मध्य सक्रियता श्रेणी वाली धातु क्या है आपके पास, मध्य सक्रियता श्रेणी की धातुएं हैं जिंक, फेरस, लेड, कॉपर। जिंक, फेरस, लेड और कॉपर है। इसे हम क्या करते हैं, इसको हम सल्फाइड अयस्क के द्वारा या कार्बोनेट अयस्क के द्वारा इसे क्या करते हैं, इसे हम प्राप्त करते हैं या इसे शुद्ध किया जाता है। हम इसे सल्फाइड अयस्क के द्वारा या कार्बोनेट अयस्क के द्वारा इसे हम क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको यदि शुद्ध किया जाता है तो सल्फाइड अयस्क के द्वारा, किसके द्वारा, सल्फाइड अयस्क या सल्फाइड के द्वारा या कार्बोनेट के द्वारा। धातुओं की प्राप्ति कहां से होती है, शुद्ध जब इसको करेंगे तो या तो सल्फाइड का प्रयोग करते हैं या तो कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपके पास आता है कम सक्रियता श्रेणी की धातुएं। कम सक्रियता श्रेणी वाली धातु तो होता है आपके पास AgAu, AgAu। तो कम सक्रियता श्रेणी वाली धातु क्या होती है, Ag और Au होती है। इसे हम क्या करते हैं, इसे यह प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती है। किसमें उपस्थित होती है, प्राकृतिक या कार्बन के अवयव, कार्बन से हम क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं। किसके द्वारा, कार्बन के अयस्कों के द्वारा। या यह प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती है, प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित रहती है। यह प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित रहती है। तो हमने देखा क्या,
आपके पास सबसे पहले धातु एवं अधातु चैप्टर है आपका, धातुओं की प्राप्ति, खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, और उसके बाद धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण, अधिक सक्रियता श्रेणी वाली धातु, मध्य सक्रियता श्रेणी वाली धातु और कम सक्रियता श्रेणी वाली धातु। यदि अभी तक किसी ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्यादा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि सभी लोग इससे वीडियो को या इस वीडियो को देखकर वीडियो का फायदा उठा पाए। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आइए देखते हैं धातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। धातुओं से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। धातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखिए गैंग क्या होता है, पहली परिभाषा क्या है, गैंग। गैंग क्या होता है इसके बारे में कि जब कभी भी पृथ्वी की भूपटपट्टी से प्राप्त जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसमें बालू के कण या मिट्टी के कण लगे होते हैं जिन्हें हम गैंग कहते हैं। पृथ्वी से प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों में बालू के कण या मिट्टी के कण लगे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। आइए देखते हैं गैंग के बारे में। पृथ्वी से प्राप्त प्राकृतिक संसाधन में बालू, रेत या बालू के कण, इसको हम रेत कह सकते हैं, या पृथ्वी से प्राप्त प्राकृतिक संसाधन में बालू के कण या मिट्टी उपस्थित होती है जिसे क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। आइए उसके बाद आपके पास आता है भर्जन। क्या आता है, भर्जन क्या होता है, जब कभी भी सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में या जब सल्फाइड अयस्क को अधिक ताप की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह सल्फाइड में क्या होता है, यह आपके पास यह सल्फाइड के रूप में टूट जाता है या ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब कभी भी सल्फाइड अयस्क को अधिक ताप की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम भर्जन कहते हैं। आइए देखते हैं, जब किसी धातु को सल्फाइड की उपस्थिति में अधिक ताप दिया जाता है तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसमें परिवर्तित होता है
ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं, भर्जन कहते हैं। जब देखिए, जैसे इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। जैसे 2ZnS है, सल्फाइड, जिंक सल्फाइड है हमारे पास, और यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, जब किसी धातु को सल्फाइड की उपस्थिति में, जब किसी धातु को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप दिया जाता है, या जब सल्फाइड को, यहाँ पर ऐसा होगा, जब सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप दिया जाता है तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, जब जिंक सल्फाइड है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा क्या, यह जिंक ऑक्साइड बना लेता है। जिंक क्या बना लेगा? ऑक्साइड बना लेगा। यहाँ पर देखिए जिंक आपके पास है और ऑक्साइड है, देखिए ओ यहाँ पर दुगना है, यह भी दुगना है, तो आपके पास हो जाएगा 2ZnO, और यहाँ पर बचा कितना, 3 बचा हुआ है, तो आपके पास हो गया क्या, 3, या SO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SO3 बच गया। ठीक है, आइए देखते हैं, या 2SO2 बचेगा कैसे। देखिए 2 3 6, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर आपके पास अभी बचा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब सही है, देखिए यहाँ पर आपके पास 2Zn जिंक सल्फाइड है, 2 जिंक है, 2 सल्फाइड है। यहाँ से देखिए 2 जिंक है और 2 ऑक्सीजन, 2 3 6 था यहाँ पर, 2 यहाँ पर हुआ, और 2 3 6। अब यहाँ 6 हुआ ना, यहाँ पर 2 इधर कर लीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 यहाँ पर हो गया, 4 और 2 6 हो गया, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, 6 ऑक्सीजन, और सल्फाइड यहाँ पर, सल्फाइड 2। ठीक है, तो हमने देखा क्या, यह आपके पास वायु है, और सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद आता है आपके पास निस्तापन। क्या आता है? निस्तापन। जब कभी भी किसी भी धातु को हम कार्बोनेट की उपस्थिति में, या जब कभी भी कार्बोनेट को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप दिया जाता है, तो वह भी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। जब कार्बोनेट अयस्क होता है ना, तो जब कार्बोनेट अयस्क को या कार्बोनेट को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप दिया जाता है, देखिए यहाँ पर तापन होगा, अधिक ताप दिया जाता है, तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होगा? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। जिसे निस्तापन कहते हैं। अब देखते हैं इसको एक उदाहरण की सहायता से। जैसे जिंक कार्बोनेट है आपके पास, और ताप आपने क्या किया? प्रयोग किया, तो जिंक कार्बोनेट है, यह ऑक्साइड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ऑक्साइड में। तो जिंक ऑक्साइड हो गया, और आपके पास देखिए क्या बचा? कार्बन बचा, और ऑक्सीजन के कितने कण बचे, या कितने परमाणु द्रव्यमान बचा? 2। तो 2 और 1
3, कार्बन आपके पास 1 और जिंक क्या 1। तो यह क्या था कि गैन भर्जन निस्तापन। तो यह हमारे पास था, आपके पास यही है। और एक आपके पास आती है हेडिंग संचारण। कौन सी हेडिंग आती है? संचारण। और जिसके बारे में आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि संचारण होता क्या है। चैप्टर 1 में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है कि संचारण होता क्या है। वही आपके पास संचारण है। संचारण का मतलब जब किसी भी वस्तु या जब कोई भी वस्तु आर्द्र या नमी के संपर्क में आ जाती है तो उसमें एक परत चढ़ जाती है या उसमें एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिससे वस्तु संक्षारित हो जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। तो उसको आप लोग वीडियो को चैप्टर 1 एक बार जरूर देखें जिससे आपका संक्षारण कंप्लीट हो जाए। और यही आपके पास यह इस बार बहुत ही छोटा चैप्टर है आपके पास अध्याय 3। तो यदि वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे सभी लोग वीडियो का लाभ उठा पाए। थैंक यू सो मच।